नमस्कार मित्रों। आज है हमारे साथ विक्रम सिंह जी, जिसे डॉक्टर विक्रम सिंह बोलते हैं। और ये आज बात करेंगे कुछ मुद्दों पे जो भारत में हो रहा है। योगी जी को जमीन में गाड़ने की धमकी दी गई है मुसलमानों की तरफ से। आई लव मोहम्मद, ये इसके नारे लगने शुरू हो गए। उधर से लद्दाख में आग लग रही है, कर्नाटका में आग लगी पड़ी है, और ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बीच में पेपर लीक आता है। आप सोच के देखिए, ये सारा कुछ वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं, इकट्ठे हैं। नेपाल से गुंडे आते हैं लद्दाख में आग लगाने के लिए। ये हो क्या रहा है? उधर से खालिस्तानी है, वो हमें लग से धमकियां दे रहे हैं। अब हो क्या रहा है, होगा क्या, इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल में। सर, जय सिया राम। जय श्री राम। सुबीर जी, बड़ी कृपा की आपने, प्रतिष्ठित मंच पे आपने अवसर दिया संवाद का। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम होगी। धन्यवाद, इतना उम्दा चैनल और आपने अवसर दिया। सर, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सिर्फ आप समझा सकते हैं कि ये इंडिविजुअल इंसिडेंट्स हैं या सारा इकट्ठा कर कर कोई बहुत बड़ी साजिश का आपको अंदाजा दिख रहा है? प्लानिंग। आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर समाहित है। आपने जो कहा कि ये क्या इंडिविजुअल इंसिडेंट्स है, नहीं। और मैं इसको आपको सिद्ध करके बताता हूँ, ये अलग अलग नहीं, ये बिल्कुल क्लोजली इंटरट्वाइंड है। आप कुछ समय पहले जाइए नेपाल में, जब जेन जेड ने जब वहां पर क्रांति की थी, तो लोग यहाँ पे कहने लगे हमारे तो वैसे दिल की अरमा आंसू में बह के निकलने वाले हैं, हम तो वैसे बैलेट से, इलेक्शन से तो नहीं जीत पाए। अब हमारी ये आखिरी उम्मीद की किरण है कि जेनजी आकर के हमें सत्ता दिला देगा, रेवोल्यूशन। नेपाल की जनसंख्या क्या है, नेपाल की साइज क्या है, भारत की साइज क्या है, आप समझ लीजिए कि उनकी जो जनसंख्या है नेपाल की, वो दिल्ली के बराबर भी है। तो दिल्ली के बराबर की जनसंख्या में कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। और आप समझिए कि जो दिल्ली में होता है तो यहाँ लखनऊ में नहीं मालूम पड़ता, लखनऊ में क्या होता है दिल्ली में नहीं मालूम पड़ता है। तो आपकी जो खलील खां के जो ख्वाब है कि मुंगेरी लाल की हसीन सपने आप देख रहे थे, यहाँ पे तो जो धुलाई होगी आप भूल जाएंगे किसने क्या किया है। तो उनको जो उम्मीद थी कि नेपाल की जो क्रांति है उसकी आग की चिंगारियां भारत को भी जला के राख कर देंगी। उनको ये नहीं मालूम था कि कालिदास की तरह जिस डाल पे बैठे हो वही छांट रहे हो, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हो। उन्होंने वंशवाद के खिलाफ कहा, भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा, तो सबसे पहले चारा घोटाले वाले जो हैं वो तैयार रहे, सबसे पहले नेशनल हेराल्ड वाले जो हैं वो तैयार रहे, सबसे पहले वो तैयार रहे जिन्होंने अपने नाती पोतों तक का इंतजाम कर लिया है। पहले तो खतरा उनको होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि क्रांति आएगी, क्रांति आएगी, सबसे पहले एक तो आएगी नहीं, आएगी सबसे पहले आप ही की पूर्णाहुति होगी, आपसे ही शुभारंभ होगा यज्ञ का। तो किसी गलतफहमी को न पालिएगा। अब आ जाते हैं हम सिक्किम के ऊपर, लद्दाख के ऊपर। सिक्किम में भी डिस्टर्बेंस थे, उसकी बात हम बाद में करेंगे अगर समय रहेगा। हम लद्दाख की बात पहले कर लें। सोनम वांगचुक 3 इडियट फिल्म आई थी, उसके ये प्रेरणा स्रोत थे। और 3 इडियट फिल्म के प्रेरणा स्रोत थे, इनकी बड़ी इज्जत थी शिक्षाविद के रूप में। सरकार ने इनको बड़ा प्रोत्साहन दिया, इनको जमीन दी। लेकिन ये फिर कहीं इन्होंने ये गियर बदल दिया, ये समझ रहे थे कि लाभ यहाँ पर होगा। इनको मैगसेसे अवार्ड मिल गया, एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। अब मैगसेसे पुरस्कार के कुछ नाम मैं आपको गिना रहा हूँ। श्री अरविंद जी केजरीवाल, अरुंधति रॉय, मोहम्मद यूनुस, हर्षमंदर। तो आप ये समझ लेते हैं इनमें से कितने लोग ऐसे हैं जो कि कट्टर देशभक्त हैं। और आपका जवाब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाएंगे कि कुछ न कुछ रिश्ता मैगसेसे अवार्ड का ऐसे क्रांतिकारियों के साथ है। हाँ, एक रवीश कुमार जी, हाँ रवीश कुमार। मैं तो सोच रहा था जी, भूल कैसे गए रवीश कुमार को। बहुत लंबी फहरिस्त है। तो अब इसमें देखिए, मैगसेसे अवार्ड के पीछे प्रायोजक कौन है? फोर्ड फाउंडेशन। और फोर्ड फाउंडेशन का प्रायोजक कौन है? सीआईए। और सीआईए के पीछे कौन है? सोरोस, डीप स्टेट। आपको नेक्सस समझ में आ गया होगा क्या कारण है कि हमेशा ये जो क्रांति का वलवला है ये पूर्व मैगसेसे अवार्ड विनर्स का ही है, जो भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहता है, वो कोई भी हो। ऐसा मैगसेसे अवार्ड विनर ढूंढना मुश्किल है जो कि भारत की बात करे, स्वदेशी की बात करे और गरीब आदमी की बात करे। और वही रहेगा, लेकिन उसकी आड़ में जो आडंबर होगा, शीश महल बन जाएंगे, लोगों का खून पिया जाएगा, शराब घोटाले हो जाएंगे। लेकिन हाँ, बात गरीब आदमी करेंगे, हवाई चप्पल पहन के, मफलर ओढ़ के, चप्पल चटकाते हुए 3 व्हीलर में राष्ट्रपति भवन जरूर पहुंच जाएंगे। तो ये तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब
सरकार ने सोनम वांगचुक जी को उनको जो ज़मीन दी थी, वो वापस ले ली, ज़ब्त कर ली। अरे भाई सरकार आपको हमें ज़मीन दे कि आप यहाँ पर एक विद्यालय बनाइए। विद्यालय न बना कर के मैं होटल बना लेता हूँ और आप वहाँ पर बना लें मतलब कोई और एक्टिविटी का, एडवेंचर टूरिज़्म का। तो सरकार तो ने तो यही क्या कम किया कि केवल ज़मीन ली है, आपके ऊपर मुकदमा नहीं किया 420 फ्रॉड का। अच्छा एफसीआरए की ग्रांट्स बंद कर दी। अब चूड़ी जब कसी जा रही है, ज़मीन ज़ब्त, एफसीआरए बंद, एनएसए में निरुद्ध, तो कई लोगों ने एक वो ट्विटर पे एक ट्वीट लिखी है, आई एम विथ सोनम वांगचुक, इंडिया विथ सोनम, इंडिया इज नॉट विथ सोनम वांगचुक। तुम्हारे ऐसे बेपेंदी के लोटे, तुम्हारे ऐसे चले हुए कारतूस, तुम्हारे ऐसे कटी पतंग और कागज की नाव, जिनको जहां से चवन्नी फायदा मिल जाए तो तुम्हें वो माता चपिता और आरती का थाल लेके तुम पहुंच जाओगे, उनके लिए ये लीजिए, द नेशन इज विथ सोनम, नेशन इज नॉट विथ सोनम वांगचुक। इस तरह के दलालों के लिए देश नहीं खड़ा है, दलाल ही दलाल के लिए खड़ा होता है, देश प्रेमी के लिए खड़ा होता है। तो दलाल अपनी बात करें, स्पीक फॉर योरसेल्फ दलालों, सब हमारे आपके लिए बात ना किया करेंगे सब। तो ये तो रही आपकी जो है लद्दाख की बात। अब जब आटे दाल का भाव मालूम पड़ गया और इनको भेजा कहाँ जा रहा, ये मुझे पता लगा कि शायद इनको कहीं लद्दाख से उठा करके उदयपुर वगैरह कहीं भेजा गया है या कहाँ भेजा, मुझे याद नहीं, कुछ हमने उल्टी सुनी, कंफर्म कर लीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि तौकीर रजा खां हुए उत्तर प्रदेश के, इनको भी आसाम भेजा जाए। कुछ जरा देश, हमारे देश, थोड़ा देश प्रेम होने के लिए जरूरी है कि भारत भ्रमण होना जरूरी है। तौकीर रजा कुछ दिन आसाम मेघालय की हवा खा लें और सोनम कुछ दिन जरा राजस्थान के रेगिस्तान की जरा देख लें कि वहां पर उनकी कल्पना शक्ति किस प्रकार से ड्रिप इरिगेशन और आर्टिफिशियल रेन वगैरह ला सकती है। वो तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, जरा कुछ राजस्थान के ऊपर भी कल्याण करें। तो ये आप समझ रहे हैं कि ये आइसोलेटेड है, कोई चीज आइसोलेटेड नहीं है। नेपाल की क्रांति के बाद जो इन लोगों ने कोशिश की कि यहाँ पर भी यंग जनरेशन को भड़काने के लिए, उसके लिए पेपर लीक चाहे करवा लो, उनके मन में एक कीड़ा डाल दो, पेपर लीक का ठीकरा तुम सरकार के ऊपर फोड़ दो कि हमारा युवा बेरोजगार है। आप किसी टीवी चैनल पे चले जाएं, जब उनसे पूछे कि भाई आप बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई की बात नहीं कर रहे, अरे बात हो रही है इस वक्त तुम्हारी बरेली की, तुम आगे महंगाई बेरोजगारी पे। जब महंगाई बेरोजगारी का फोरम होगा तो तुम आ जाओगे फतेहपुर के ऊपर, फतेहपुर की बात हो जाएगी तो तुम चले जाओगे आसनसोल, आसनसोल की बात होगी तो तुम चले जाओगे मुर्शिदाबाद। मतलब इसी तरह के बेपे जो होते हैं ना थाली के बैगन, वो उनकी स्थिरता नहीं है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं होती है। और एक चीज की इसको फोकस कहते हैं। आपका टेस्ट हो रहा है मैथमेटिक्स का, आप जवाब दे रहे हैं म्यूजिक का, तो भाई जिसकी जिसका पेपर है उसकी तो जवाब दो। वहां म्यूजिक का जब सवाल होगा ताल और लय की, तब जवाब देना। तो बेमौके की शहनाई तुम लोग बजाते रहते हो। तो अब हम बात कर रहे थे, हमने लद्दाख की बात की, हम अब आ जाए यूपी के ऊपर। 5 सितंबर को 12 वफात का बड़ा पवित्र त्यौहार होता है, प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मदिन होता है, और उसके ऊपर एक शालीनता के साथ जुलूस निकाला जाता है और उसमें गरीबों को खाना वाना दिया जाता है। मैं तो कानपुर में रहा हूँ 3 साल एसएसपी, मुझे मालूम है। लेकिन जो मौलिक चीज है, आई लव मोहम्मद तो एक बहाना है, मकसद देश को जलाना है, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना है, देश में आग के हवाले करना है, मकसद है ये। आपने एक नागरिक का देखते हैं बड़ा इनोसेंट है, आई लव मोहम्मद। थोड़ा बहुत मैं भी आलिमों के बीच में बैठा हूं, एक तो मोहम्मद साहब को जरा इज्जत से पेश आइए, ये ऐसे बात न कीजिए जैसे आपके कोई यार हो। आई लव मोहम्मद कहा जाता है अरबिक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदर सूचक। और जब आप इंग्लिश में बात करते हैं, पीस बी अपॉन है, PBUH आपने देखा होगा, हुजूर PBUH, नाम भी नहीं लेते, हुजूर कहते हैं, हुजूर कहते हैं। और यहां पर आई लव मोहम्मद, मोहम्मद न हो गए आपके यार हो गए। अब मैं भी कहता हूं आई लव, क्योंकि हम लोग सेकुलर माइंडेड हैं, हमारे लिए हर आदमी पूछ रही है, पीछे किताबें रखी हैं, आप उन पर गौर करें। होली बाइबल भी है, भगवत गीता भी है, होली कुरान भी है, और सबका स्थान बराबर का है, सभी बराबर की पूजनीय पवित्र है मेरे लिए। लेकिन आई लव मोहम्मद कह करके, अच्छा भाई आप ये बताएं, अभी तो डंके की चोट पे आई लव मोहम्मद, लेकिन जब आपसे कहा अपनी दुकानों पे लिख लो आई लव मोहम्मद, तो वहां क्यों नहीं लिख रहे? वहां आई लव मोहम्मद नहीं लिखोगे दुकानों पे, क्योंकि वहां पर तुम कहोगे आई लव राम, जय सिया राम, जय गणेश, श्री गणेश।
ये मौका परस्ती और अलतकैया का जो नमूना है, इससे सुंदर नमूना नहीं हो सकता। डांडिया तुम जाओगे, वहां भी तुम जो है कहोगे साहब हम तो सर्वधर्म समभाव और हम तो धार्मिक एकता। तो धार्मिक एकता अगर है तो अपनी महिलाओं को भी लेके जाओ, कि सिर्फ वहां जो है उजड और लफंगे ही जाते हैं। कुछ अपने बुजुर्ग को भी ले जाओ, अपनी महिलाओं को भी ले, तब तो मालूम पड़े कि सर्वधर्म समभाव है, तुम श्रद्धा भाव से जा रहे हो। हम्म, केवल नौजवान जाएं और आइडेंटिटी छुपा करके जाएं, तिलक लगा करके जाएं, कलेवा बांध करके जाएं, इसका मतलब मुंह में राम बगल में छुरी। आपका उद्देश्य ही अपवित्र है जो इसी नियत से आप जा रहे हैं। अब हम बात आते हैं आई लव मोहम्मद पे, थोड़ा सा और तफसील से बात कर लीजिए। किसी को आपत्ति नहीं है आई लव मोहम्मद, मैं खुद कहता हूं आई लव मोहम्मद, और कहते मैं तो ये भी कहता हूं आपने तो नाम लिखेगा, मैं कहूं मेरे आका। मैं मोहम्मद नाम शब्द नहीं लेता हूं, क्योंकि एक जैसे अपने बड़े भाई का नाम नहीं लिया जाता है, अपने पिता का नाम नहीं लिया जाता है, उसी तरह जो पूजनीय व्यक्ति होता है उसका नाम नहीं लिया जाता है। कि मेरे आका मैं हुजूर कहता हूं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता हूं, आई लव मोहम्मद। ये तो बिल्कुल जैसे अमेरिकी संस्कृत हो गई कि बाप का नाम पैट्रिक है, पैट्रिक गेट मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वहां तो चलेगा। हमारी सभ्यताओं में ये सब नहीं चलता कि बाप का नाम ये भगवान के नाम के आगे ऐसे इनफॉर्मली आप लेने लगे। लेकिन ये दिखाता है कि आपकी गाइडेंस कहां से आई है। आई लव हम्म, मोहम्मद की गाइडेंस आई कहां से है, समझ रहे हैं ना। उनकी संस्कृति में बाप को नाम से बुलाया जाता है, चाचा को नाम से बुलाया जाता है, यहां तक कि अपने भगवान को भी नाम से बुलाया जाता है। तो आपने देख लिया तार कहां से कहां जुड़ रहा है। तो एक तरीके से सोरस ने एक स्क्रिप्ट दी अंकल सैम पिट्रोदा को, चचा ने भेज दी यहां पर हिंदुस्तान में, तो भतीजे और औरों ने जाकर के उसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन कहा जाता है कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, वरना शक्ल बिगड़ जाती है। यहां शक्ल बिगड़ गई। अब उन्होंने, आपने कहा आई लव मोहम्मद, कोई दिक्कत नहीं है, आप इजाजत लीजिए। आपने इजाजत ली नहीं, पहली गलती की। आपने वहां चस्पा कर दिया, जैसे मैं कहता हूं जय सिया राम, और मैं आपके घर में लगा दूंगा पूछ करके आपसे, आपको दिक्कत नहीं, बिल्कुल लगा देंगे। लेकिन मैं जाकर के किसी में हाफिज जी के यहाँ बिना पूछे लगा दूं, जाके चस्पा कर दूं उनको चिढ़ाने के लिए, तो बवाल तो होगा ही, पुलिस तो मेरे ऊपर लठी आएगी ही। फिर जय सिया राम आप कह रहे हो तो अपने घर में कहो, और जो इनको मानता है उनसे आज्ञा लेके करो। मनमाने तरीके से तुम तो नहीं चिपका सकते। लेकिन ये समझते हैं कि अगर आई लव मोहम्मद का हमने बैनर बना लिया तो हम जहां चाहे चिपका दें। गलती नंबर 2, इन्होंने वहां चिपकाए जहां इनको चिपकाने का हक नहीं था, और पुलिस ने जब रोका। अब साहब देखिए, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात में हमें साहब हमारे मजहब से रोका जा रहा है, हमारे मजहब को जो जुल्म और ज्यादती की इंतहा, जुल्म और ज्यादती की इंतहा, हम आई लव मोहम्मद नहीं। और सुमैया राना, जो मुनव्वर राना बड़े मशहूर शायर हैं, बड़े नेक इंसान थे, उनकी बेटी है और पॉलिटिकल पार्टी की प्रवक्ता है। उसने ये कहा कि हम अब लखनऊ में हम जलसा करेंगे, आई लव मोहम्मद कहेंगे, पुलिस वालों अपनी गोली और बंदूक तैयार रखो, गोली और बंदूक तैयार रखो, तुम रोक नहीं पाओगे, ऐसा सैलाब आएगा। ये हेट स्पीच है या नहीं है? पुलिस ने तो नहीं कहा। आप, पुलिस तो ये भी कहती है आपको निकालना है रैली, इजाजत लीजिए, शौक से निकालिए, हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। लेकिन आपने तो अभी से ताल ठोकना शुरू कर दिया कि गोली चलेगी, गोलियां चलेंगी। योगी जी ने कहा कि हम गर्मी उतार देंगे, ये दंगा नहीं, तुम्हें मालूम नहीं किसकी सरकार है। न कर्फ्यू लगेगा न नाकेबंदी होगी, यहां पर हो जाएगी तुम्हारी गर्मी शांत। तब उसने कह रहे ये मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। नहीं तो दरअसल मुख्यमंत्री को चाहिए था कि उनको आरती की थाल लेके जाना चाहिए था। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि सबको 1-1 किलो लड्डू पहुंचा देते। आपने बड़ी मेहरबानी की जो आप तशरीफ लाए, और बड़ी मेहरबानी की आपने 22 पुलिस वालों के सर फोड़े। आपने और ज्यादा इनायत फरमाई कि आपने हमारे ऊपर, हमारे मतलब पुलिस के ऊपर कट्टे से, एसिड बॉम्ब से, पत्थर से आपने किए। बैनर है आई लव मोहम्मद और जेब में है पत्थर। नियत तो बिल्कुल साफ है आपकी, नियत बिल्कुल साफ है। हम्म, आई लव मोहम्मद एक हम्म। तरफ और जेब में है आपके पत्थर, ये चलने वाला नहीं है। मैं बरेली पुलिस को बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने बहुत जब्त और बर्दाश्त से काम लिया, बहुत जब्त। 22 पुलिसकर्मी घायल हुए और उन्होंने रबड़ बुलेट भी नहीं चलाई। मैंने भी 36 साल पुलिसिंग की है। मैंने कहा जिस वक्त कोई आदमी अपनी जेब में हाथ डालता है, वॉच कीजिए, अगर जेब से कुछ निकालता है पत्थर, ये वहीं पे निष्क्रिय कर दीजिए, समझ रहे हैं, वहीं निष्क्रिय कर दीजिए, न रहे बांस न बजे बांसुरी। मैं इतना मौका नहीं दूंगा कि आप हमारे कर्मचारियों के ऊपर पथराव करें, ग्रेनेड फेंकें या गोली वोली चलाएं।
तो कानून हमें इस बात की इजाजत देता है, पुराने आईपीसी में धारा 94 से 106 तक, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि हंगामाई गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के दस्तयाब किया। ये सेट एक लाइन होती है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अरेस्ट एप्रोप्रिएट फोर्स वाज यूज्ड, इट वाजंट डिस्प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक, मतलब डिस्प्रोपोर्शनेट फोर्स नहीं, मिनिमम फोर्स यूज। अब मुनासिब की डेफिनेशन अलग अलग होती है। एक मुनासिब होती है कि आप पकड़ लें हाथ से, और एक मुनासिब होती है कि मार मार के भरता बना दे, वो भी मुनासिब है, क्योंकि अगर ये न करते तो आप हमारे ऊपर कातिलाना हमला कर सकते थे। ये तो देश काल और अवस्था के ऊपर निर्भर है कि मुनासिब क्या होता है। वैसे भी मैं कहता हूं, आप पुलिस वालों की खिदमत न ले तो वो ज्यादा अच्छा है। पुलिस थाना वो जगह है जहां भूत भी नहीं जाते हैं। आपने भुतहा मकान, भुतहा महल, भुतही हवेली सुना होगा, कि भुतहा थाना नहीं सुना होगा, क्योंकि थाना वो जगह जहां भूत भी जाने से घबरा जाता है। और जिन लोगों ने पुलिस की खिदमत ली है, वो अपने नाती पोतों को बताते हैं कि ऐसी खातिर हुई कि आज भी हम जब याद करते हैं तो उनकी जो मेहमान नवाजी थी उसको याद करके मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बेहतर होगा कि पुलिस वालों की खिदमत न लें, क्योंकि पुलिस के पास हर तरीके का इलाज होता है। जैसे होते हैं देवता, वैसी होती है पूजा। अब लाल दवा से अगर इलाज हो गया, होम्योपैथिक की मीठी गोली से हो गया, च्यवनप्राश से हो गया, बैंडेड से हो गया, लेकिन नहीं अगर ठीक हो रहा मरीज तो बाईपास सर्जरी है। ये तमाम चीजें इलाज इसीलिए है कि मरीज अपने पैर पे खुशी खुशी अपने घर जाए। अब बात करते हैं एक और, हमारे एक राजनीतिक बड़े कद्दावर नेता प्रदेश के, कि पुलिस ने बहुत ही हिंसा का पार्ट लिया। अबू आजमी ने मुंबई से कहा कि पुलिस को कोई अख्तियार नहीं है कि लाठी चलाए बेगुनाहों के ऊपर। तो मैं याद दिलाता हूं कि 1990 में कार सेवकों के ऊपर आपने बड़ी ही पुष्प वर्षा की थी। आपने दरअसल हिंसा का थोड़ी की थी, आपने बड़े जब्त से काम लिया, आपने पुष्प वर्षा की, आपने अहिंसा से, और गोलियों की बौछार करके सैकड़ों कार सेवकों की जो निर्मम हत्या हुई थी आपके कार्यकाल में, वो तो पुष्प वर्षा थी, वो तो हिंसा थोड़ी थी। उसके अनुपात में तो आप ये समझ लीजिए कि ये आधे के आधा % भी नहीं है जो निपट गया मामला। आपने जो गोली की बौछार करके कार सेवकों की निर्मम हत्या की थी, सैकड़ों जिसमें मारे गए थे बेगुनाह, उसके बारे में जरा सोच लीजिए, फिर अपना मुकाबला कि आपने अपने टाइम में क्या किया और आज योगी जी ने क्या किया। लेकिन आज तौकीर रजा गिरफ्तार है, जिनको आपने स्टेट मिनिस्टर हैंडलूम का आपने इंचार्ज बनाया था, जो कि स्टेट राज्य मंत्री का दर्जा था तौकीर रजा का समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट में, और आपने ही इसका मन बढ़ाया था। और एक टाइम पे स्टेट हेलीकॉप्टर जाता था बरेली से लेकर इनको लखनऊ आता था। पिछले 15 दिनों में तौकीर रजा किन किन से मिला है आप इसको देख लीजिए जरा, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि टूल किट का पहला पार्ट था कि एक आंदोलन करो। आंदोलन की स्क्रिप्ट क्या होगी, बस कलई ये खुल गई जो हमने कहा नकल के लिए अकल चाहिए। जब उन्होंने कहा आई लव मोहम्मद, जो कि इनकी परंपरा का भी विपरीत है, लेकिन जहां से आया है वहां पे अपने बाप को भी नाम से बुलाते हैं, माँ को भी नाम से बुलाते हैं, अपने चाचा को भी नाम से बुलाते हैं। तो चचा सैम ने वही संस्कृति ला के यहाँ थोप दी, इन्होंने एज इट इज कट कॉपी पेस्ट कर दिया। उसी में कलई खुल गई कि रंगा सियार जो सैम पिट्रोडा है, रंगा सियार, वो कलई उसी खुल गई। अब पूरा टूल किट डीप स्टेट और मेगा से CIA सबका ताना बाना आपके सामने है सुमित जैन साहब। अब इन्होंने कहा कि इनके ऊपर NSA लगा है तौकीर के ऊपर। अब NSA लगा है तो मैं तो ये भी चाहूंगा कि गैंगस्टर भी लगा दें, और गैंगस्टर ही पे क्यों रुक हो जाए, इनकी चल अचल संपत्ति धारा 14(1) में कुर्क हो जाए, जिसको घर में कहते हैं कि ऐसा झाड़ू लगे कि आप उनके फर्श पे आटा सान लें। घर का एक एक कील कांटा जो है कुर्क हो जाना चाहिए। ये याद करें कि कभी इन्होंने मुखालिफत की थी। हम अपने नौजवानों को आज हम अपने अख्तियार में कर रहे हैं, लेकिन हम कब तक इनको अपने अख्तियार, किसने कहा तुम अख्तियार में करो, तुमने तो भड़काया है नौजवानों को। अब भड़काया है तो जो भड़काने वालों की सजा है, जो भड़कने वालों की सजा है, दोनों मिल करके वहां जाकर के अंतर मंथन करो जेल में और चक्की पीसो जाकर के। सर ये जो सारा कुछ देखा हमने कि पूरे भारत में हर जगह पर इन्होंने आग लगाई हुई है, लेकिन मैं एक रिमार्केबल चीज़ भी देख रहा हूँ। पहले होता था दंगे होते थे, आग लगती थी, बसें जला दी, ट्रेनें रोक दी,
ये सारा कुछ होता, लड़की उठा के ले गए, बिना वहाँ पे छेड़छाड़ किया, ये हम देखते थे। ऐसा क्या हो गया? आप पुलिस में रहे हैं, बहुत देर आपने सेवा करी है देश की, ऐसा कौन सी चेंज देखते हैं कि अब वो काम वो कर नहीं पा रहे? क्या उनकी जो दंगा करने की शक्ति है, क्या पूरे भारत में छीन ली गई है, या देयर इज समथिंग एल्स व्हिच इज हैपनिंग? ये पूरे क्षेत्र में भारत में एक तरीके का ये संदेश तो चला गया कि दंगा करोगे तो भोगोगे तुम बेभाव। और जहां तो आपकी बीजेपी शासित जो राज्य हैं वहां तो बिल्कुल सही है। आप आसाम ले लीजिए, आप मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, आप दिल्ली ले लीजिए, वहां तो ये है जीरो टॉलरेंस है। आपने किया इससे पहले कि आप घर पहुंचे, जैसे योगी जी ने कहा कि यहाँ एक चौराहे पे छेड़छाड़ करोगे, अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। तो लगभग यही भाषा पूरे देश में, जहां पर बीजेपी जहां नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल है, गुंडागर्दी वहां चरम सीमा पर, महिलाओं को उठा ले जाना। मैं ये नहीं कहता कि वहां खत्म हो गई है, लेकिन वहां पे डर, दीदी को भी डर है, सीतारमैया को भी कर्नाटक में डर है, स्टालिन को भी डर है कि कब उनकी सरकार बर्खास्त हो जाए, उनके ऊपर 4 मुकदमे लाद दिए जाएं और जो 3 पुश्त की कमाई है वो चली जाए सरकारी खजाने में, प्रधानमंत्री राहत फंड में न चली जाए उनकी जो काली कमाई है। इसकी प्रबल संभावना है। तो इस अपनी जो काली कमाई है उसको बचाने की नीयत से, इसलिए नहीं कि कोई परोपकार की भावना से, इसलिए नहीं कि कोई हृदय परिवर्तन हुआ है। और हृदय परिवर्तन की हम उम्मीद भी नहीं करते। हृदय परिवर्तन करोगे तो अपने लिए, नहीं करोगे तो अपने लिए, लेकिन तुम्हारी काली कमाई सबके रडार, सबके सब चिन्हित है और वो बता दिया जाता है। जैसे यूपी के सदन में माननीय योगी जी ने एक बार कहा था, जब एक बार एक नेताजी विपक्ष के बहुत बोल रहे थे, भाई राजनीति करना तो राजनीति करो, हालांकि आपको राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। भाई जब लंदन में 4-5 होटल हो गए हैं तो क्या जरूरत राजनीति करने की। ये एक इशारा था कि अभी ज्यादा बहको मत, तुम्हारे जो लंदन में होटल है उसकी जानकारी सरकार को है, तो इसी तरीके से सबके बारे में जानकारी है। अगर कहीं होटल ईडी ने सब जब्त कर लिए, सीबीआई ने कुर्क कर लिए, तब आपका क्या होगा? गुनाह बे लज्जत। तो पूरे भारत में एक परिवर्तन आया है। जो खुलेआम गुंडागर्दी होती थी, अब तौकीर नहीं कह रहा है कि मेरा भी हर्ष वही होगा जो अतीक और अशरफ का हुआ था, लेकिन मैं मोहम्मद के नाम पे मरने से डरता नहीं हूं। अरे कौन तुम्हें मार रहा है भाई? कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज देखा जाता है। एक गोली आती है 500 रुपए की, तुम्हारी कीमत 2 रुपए नहीं है, तो 500 रुपए गोली तुम्हारे पर कौन लगाएगा? जब ऐसी जेल में जाके चक्की पीसोगे, सरकार की आमदनी उससे होगी कि तुम्हारे पर एक गोली खर्च करेगा। ऐसे लोगों के मन में गलत फहमियां होती है अपने बारे में, ऐसी गलत फहमियां होती हैं। भाई वर्थ होना चाहिए तुम्हारे ऊपर कुछ निवेश करने का, इन्वेस्ट करने का। कौन 500 की गोली तुम्हारे लगाएगा? आप तो जैन हैं, आप तो शिकार नहीं खेलते हैं, लेकिन जो हमारे भाई बंधु शिकार खेलने जाते हैं, तो गए थे साहब जंगली मुर्गा मारने, तो लौट के आए तो एक मुर्गा मार के लाए। तो पापा ने पूछा कि भाई ये बताओ कि गोलियां कितनी चली? तो एली के कारतूस आते थे 50 रुपए के, तो उनका गोली चली 50। अब मुर्गा कितना मिला? एक। उनका नालायक, तो इससे अच्छा तो बाजार से खरीद के ले आते एक मुर्गा। 50 गोली 50 रुपए चला दी और मुर्गा एक भी ना, निशाना लगाना तुम्हें आता नहीं। तो कॉस्ट बेनिफिट एडवांटेज देखा जाता है, ऐसे हल्के में नहीं समझने कि आपके ऊपर जो है कोई नहीं। सर मुझे एक चीज बताइए, आखिरी जी क्वेश्चन पूछता हूँ आपको, जी कि जैसे अब आई लव मोहम्मद का एक नारा लगा दिया, पूरे देश में आग लगाने की मुहिम है। अगर हम बोलते हैं आई लव श्री राम, वैसे हम बोलते नहीं है, अगर जय श्री राम भी बोल दिया तो बोलते ही तो कम्युनल हो गया, लेकिन आई ये लव कम्युनल हो गया, मोहम्मद हेट स्पीच ये हो गई जी। हेट स्पीच हो गया। जी हाउ कैन इट बी कि हिंदुस्तान जो हिंदुओं के लिए छोड़ के दे दिया था, ये आपका कंट्री है, हम आपके साथ नहीं रह सकते, हमें अपने ही हिंदुस्तान में जय सिया राम बोलने का हमें इजाजत नहीं है। और ये बोलते हैं बड़े शौक से आई लव मोहम्मद। भाई ये पाकिस्तान नहीं है, हिंदुस्तान है। तो वाई दिस डबल स्टैंडर्ड्स? उन्हें कभी बोला नहीं जाता सेकुलर बनने के लिए, हमें बोला जाता है सेकुलर बनिए। ये आपकी मजबूरी है। आप हिंसक नहीं हो सकते, आप नॉन सेकुलर नहीं हो सकते। आप किसी को तमाचा मारने की कोशिश कीजिए, आप तमाचा नहीं मार सकते क्योंकि आपके डीएनए में हिंसा नहीं है। लेकिन अगला जिसके डीएनए में ही हिंसा है और जिसकी हिंसा इसका एक पार्ट एंड पार्सल, इसको कहते हैं। अब यहां तक तो ठीक है साहब, आई लव मोहम्मद बिल्कुल सही, मैं भी कहता हूं, लेकिन उसके आगे अगर आपने कहा सर तन से जुदा, ये भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और जिसको बहुत प्रेम है इस नारे से, वो वहां पे चला जाए, सीरिया, अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, लेबनान, वहां पर जाए जहां सर तन से जुदा शरिया का कानून लागू है। हिंदुस्तान में कोई स्थान नहीं है। आपने तो यही कहा आई लव मोहम्मद,
लेकिन सर तन से जुदा को मैं समझता हूं एक हेट स्पीच है, मुकदमा लिखना चाहिए। और जितने लोगों ने ये नारा लगाया सर तन से जुदा, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो, पुलिस को मुकदमा लिख करके उनकी खातिर तवाज़ो अच्छी तरीके से होना चाहिए, जिससे दिमाग दुरुस्त हो जाए। सर तन से जुदा तो बाद में होगा किसी का, पहले आपका दिमाग जरूर ठंडा हो जाए। जी सर मुझे लगता है इनको चाइना भेज दीजिए। यहाँ पर सूअरों का जो इलाज किया जाता है, हम यहाँ पर, आपने सुना होगा अभी पुतिन ने शी जिनपिंग को बोला था कि 150 साल की उम्र हो सकती है अगर हम अपने बॉडी पार्ट्स को चेंज करते रहें। तो शी जिनपिंग ने बोला तुम कैसे करते हो, तो उन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर जो हमारे उग्रवादी होते हैं, कुछ कईयों को शौक होता है उग्रवाद करने का, उनकी मैं एक किडनी निकाल लेता हूँ। तो शी जिनपिंग ने बोला तुम तो बड़ा हल्के में छोड़ देते हो, मैं दोनों निकाल लेता हूँ, साथ में लीवर भी निकालता हूँ। तो यही इलाज है इनका, तभी जी जी शांति भी है हमारे यहाँ चाइना में। सर थैंक जी यू सो मच। एंड जाते जाते मुझे ये बताइए, जो ये इतने नारे लग रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मेरे दिमाग में आ गया, हाँ हाँ गाड़ देंगे योगी जी को, ये बोला जा रहा है पूरे भारत में, योगी अगर हमारे प्रदेश में आया वहीं गाड़ देंगे। हाउ डू यू सी देखिए, दिस? आई सी दिस एज अ फैक्ट। डॉग्स बाइट मी, आई डोंट बाइट द डॉग बैक। पागल कुत्ते से बात नहीं की जाती, पागल कुत्ते का इलाज किया जाता है। आप लोग कुत्ते नहीं पालते, मेरे पास बहुत कुत्ते पाले हैं। तो जो कुत्ता पागल हो जाता है, रैबिट डॉग, उसका इलाज किया जाता है। और उसको नेट पे जाइए, हाउ टू ट्रीट अ रैबिट डॉग, आपको मालूम पड़ जाएगा। देयर इज ओनली वन वे टू ट्रीट अ रैबिट डॉग, और वो आप होशियार को इशारा काफी है। वी डोंट टॉक टू रैबिट यस डॉग्स, क्योंकि उससे क्या बात करें। जो इस तरीके की बातें कर रहा है वो हेट स्पीच नहीं है, वो पुष्प वर्षा करा रहा है, वो पुष्प वर्षा कर रहा है। लेकिन रैबिट डॉग का इलाज एक ही होता है, जो मैं समझता हूं जो कानून व्यवस्था जो पालन करते हैं वो कर भी देंगे। नॉट टू वरी सर। चलिए, चलो, नॉट टू वरी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस इनलाइटमेंट। और लोगों को समझना चाहिए कि ये कितना बड़ा प्लान है, कहाँ से आया है। आपने वैसे नाम लिया है एक सैम पित्रोदा का, उसका नाम सर नया नाम मैंने रखा है, सैम पित्रोदा नहीं, वो पितृदोष है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे थैंक यू, मातरम। जय जय, थैंक यू, वंदे मातरम, जय। थैंक यू। ग्रेट ग्रेट टाइटल टू है।